everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel please do not forget to subscribe our amazing channel। और आज के लेक्चर में जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज वाटर। अब सवाल ये है कि ये चैप्टर इतना खास क्यों है, क्योंकि वाटर का लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहला पॉइंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं वाटर एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 70% और किसी किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी 70% से ज्यादा होते हैं। सो सबसे ज्यादा अबंडेंट सब्सटेंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वाटर है। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। एंड सेल की अगर हम बात करें तो ये मेनली बायोमॉलिक्यूल से बने होते हैं। किस चीज से बने होते हैं, बायोमॉलिक्यूल से बने होते हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स में क्या आते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या आते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सो जो सेल होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और सेल किससे बने होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाटर एंड सेल में या वाटर एंड बायोमॉलिक्यूल्स में क्या कनेक्शन है। ये वाटर ही है जो बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोमॉलिक्यूल्स की असेंबली हो चाहे उनका फंक्शन हो, वो रेगुलेट किसके द्वारा होता है, वो वाटर के द्वारा होता है। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आपने वाटर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बायोकेमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सो इस चैप्टर को टोटल हम 5 टॉपिक के अंडर डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा वीक इंटरैक्शंस इन इकोसिस्टम। सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वीक एसिड्स एंड वीक बेसेस। थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करें तो बफरिंग अगेंस्ट पीएच चेंजेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। फोर्थ टॉपिक इज वाटर एज अ रिएक्टेंट। फिफ्थ टॉपिक की अगर हम बात करें तो फिटनेस ऑफ द एक्वस एनवायरनमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। सो इस चैप्टर को टोटल 5 टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अ वीक इंटरैक्शंस इन एक्वस सिस्टम। बट इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन लिविंग सिस्टम। वाटर क्या है, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है लिविंग सिस्टम में, मेकिंग अप 70% और मोर ऑफ द वेट ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑर्गेनिज्म का जो वेट होता है उसका 70% किसके द्वारा बनाया जाता है, वो वाटर के द्वारा बनाया जाता है। या किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में मोर देन 70% भी होते हैं। द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डॉटलेस एरोज in an aqueous environment and the course of evolution has been shaped by the properties of aqueous medium in which life began। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उनकी ऑरिजिन कहाँ हुई थी, डेफिनेटली ये वाटर में हुई थी। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्योंकि वाटर में ऑरिजिन हुई थी, सो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इवोल्यूशन होगा, कोर्स ऑफ इवोल्यूशन होगा, वो किसके द्वारा शेप किया जाएगा, वो शेप किया जाएगा उस एक्वस मीडियम के द्वारा, उस एक्वस मीडियम के प्रॉपर्टीज के द्वारा जिसमें लाइफ की ऑरिजिन हुई है। Now this chapter begins with the descriptions of the physical and chemical properties of water to which all aspects of cell structure and function are adapted। Means इस चैप्टर के शुरुआत में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के शुरुआत में हम पढ़ेंगे वाटर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और वाटर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ही है जो कि सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को क्या करता है,
रेगुलेट करता है। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द स्लाइट टेंडेंसी ऑफ वाटर टू आयनाइज आर ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सो बायोमॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है वाटर के दो प्रॉपर्टी पे, वो वाटर के दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अब सवाल यह है कि ये दो प्रॉपर्टी क्या है? ये दो प्रॉपर्टी में से जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। पहला प्रॉपर्टी क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? वाटर में स्लाइड टेंडेंसी होती है आयनाइजेशन की। सो वाटर की ये दो प्रॉपर्टी, पहला अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दूसरा स्लाइड टेंडेंसी ऑफ आयनाइजेशन, ये दो प्रॉपर्टी है जो कि बायोमॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। We review the topic of ionization in terms of equilibrium constant, pH and titration curve. So हम जो आयनाइजेशन का टॉपिक होगा उसको तीन टर्म में डिस्कस करेंगे। पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दूसरा पीएच एंड तीसरा टाइट्रेशन कर्व है। सो आयनाइजेशन के टॉपिक को हम कितने टर्म में डिस्कस करेंगे? तीन टर्म में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पीएच एंड टाइट्रेशन कर्व। और ये तीनों टर्म से आई थिंक आप लोग अवेयर होंगे क्योंकि ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है 12th क्लास में अंडर द चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर आपका आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप इन सारे टर्म्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। कंसीडर हाउ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ वीक एसिड्स और बेसेस एंड देयर सॉल्ट्स एक्ट्स एज अ बफर अगेंस्ट पीएच चेंजेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वीक एसिड और बेसेस का और उनके सॉल्ट का, वो बफर की तरह काम करता है against pH changes. The water molecule and its ionization product that is H plus and OH minus profoundly influence the structure, self-assembly and properties of all cellular components including proteins, nucleic acids and lipids. सो ये चीजें हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल और उनका आयनाइजेशन प्रोडक्ट, वाटर मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन प्रोडक्ट क्या होगा? H प्लस एंड OH माइनस। ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसके? सेलुलर कंपोनेंट के स्ट्रक्चर, सेल्फ असेंबली एंड उनके प्रॉपर्टीज पे। और सेलुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सेलुलर कंपोनेंट्स मेनली बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं एंड बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स है। The non-covalent interactions responsible for the strength and specificity of recognition among biomolecules are decisively influenced by the solvent properties of water, including its ability to form hydrogen bonds with itself and with solutes. So water में एक property होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। वाटर अपने मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एंड पोलर सॉल्यूट्स के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। So these comes under non-covalent interactions। और non-covalent interaction जो होता है वो क्या करता है? They are responsible for strength and specificity of recognition among biomolecules. Now coming to first topic of this chapter, that is a weak interactions in ecosystem. Ecosystem में weak interactions को हम discuss करेंगे and the most important is hydrogen bond. वाटर में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। सो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड द कोहेसिव फोर्सेस दैट मेक वाटर ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड दैट फेवर द एक्सट्रीम ऑर्डरिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज टिपिकल ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर। सो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है? कोहेसिव फोर्स प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? कोहेसिव फोर्स प्रोवाइड करता है और इसी की वजह से वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। दूसरी खास बात, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि वाटर मॉलिक्यूल के एक्सट्रीम ऑर्डरिंग को भी फेवर करता है, जो कि किस में हमें दिखता है? क्रिस्टलाइन वाटर दैट इज आइस। नाउ पोलर बायोमॉलिक्यूल्स डिसॉल्व रेडली इन वाटर बिकॉज दे कैन रिप्लेस वाटर इंटरैक्शंस विथ मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल वाटर सॉल्यूट इंटरैक्शन। अब जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं।
एक तो बायोमोलिकुल्स होते हैं पोलर और दूसरा जो बायोमोलिकुल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। सो पोलर बायोमोलिकुल्स की अगर हम बात करें तो पोलर बायोमोलिकुल्स वाटर वाटर इंटरैक्शन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। किस चीज से, वाटर सॉलिड इंटरैक्शन से। और वाटर सॉलिड इंटरैक्शन जो होता है वो ज्यादा इनर्जेटिकली फेवरेबल होता है एज कंपेयर टू वाटर वाटर इंटरैक्शन। इन कॉन्ट्रास्ट, जबकि नो polar biomolecules interfere with water-water interactions but unable to form water-solid interaction। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो नॉन पोलर बायोमोलिकुल्स होते हैं, नॉन पोलर बायोमोलिकुल्स वो वाटर वाटर इंटरैक्शंस को इंटरफेयर तो करते हैं बट वाटर सॉलिड इंटरैक्शन वो नहीं बना पाते हैं। इसीलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पुअरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। In aqueous solutions, non-polar molecules tend to cluster together। इसीलिए क्योंकि soluble नहीं होते हैं तो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में क्लस्टर्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं, क्लस्टर्ड होता है। जैसे लिपिड्स की अगर हम बात करें, लिपिड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और ये वाटर में क्लस्टर होते हैं। कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं और उस तरह के लिपिड को क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक। और एम्फीपैथिक लिपिड में जो नॉन पोलर पार्ट होते हैं वो आपस में क्लस्टर हो जाते हैं और जो पोलर पार्ट होते हैं वो वाटर से इंटरैक्ट करते हैं। और इसका डिटेल में हम देखेंगे आगे के चैप्टर में। हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयनिक हाइड्रोफोबिक एंड वॉन वाल इंटरैक्शंस, ये चार तरह के फैक्टर हैं। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा आयनिक इंटरैक्शन, तीसरा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एंड चौथा वॉन वाल इंटरैक्शन। ये चारों के चारों इंडिविजुअली वीक इंटरैक्शन होते हैं, लेकिन अगर ये चारों के चारों मिल जाएं तो दे कलेक्टिवली दे हैव वेरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स वाटर इट्स अनयूजुअल प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर को अनयूजुअल प्रॉपर्टीज देता है। वो अनयूजुअल प्रॉपर्टी क्या है, वाटर की बात करें तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई होता है देन मोस्ट अदर कॉमन सॉल्वेंट। अदर कॉमन सॉल्वेंट क्या है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एसीटोन, हेक्सेन, बेंजीन, ब्यूटेन, क्लोरोफॉर्म। इन सारे के कंपैरिजन में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता है। और ये किस लिए होता है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है। These unusual properties are a consequence of attractions between adjacent water molecules that give liquid water great internal cohesion। ये किस वजह से होता है, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है जो कि एडजेसेंट वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, ग्रेट इंटरनल कोहेशन देता है। A look at the electron structure of water molecule reveals the cause of these intermolecular attractions। Each hydrogen atom of water molecule shares an electron pair with the central oxygen atom। अगर वाटर की स्ट्रक्चर की बात करें तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन के कंपेयर में। सो यहाँ पे क्या होगा, each hydrogen atom of a water molecule shares electron pair with central oxygen atom and geometry of the molecule is dictated by the shape of the outer electron orbital of oxygen atom which are similar to sp3 bonding orbital। hybridization की बात करें तो hybridization is equal to number of sigma bond प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस सवाल ये है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर है। सो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और अगर 4 हैं तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है टेट्रा
टेट्राहेड्रल शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल शेप की बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109.5 डिग्री होते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल क्या होगा 109.5 डिग्री। बट बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री नहीं होता है, इससे थोड़ा स्लाइटली लेस होता है और ये कितना होता है 104.5 डिग्री होता है। 104.5 डिग्री होता है, क्या होता है 104.5 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उसमें थोड़ा क्राउडिंग होता है, इस वजह से ये होता है। सिमिलरली यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, these orbitals describe the rough tetrahedron with a hydrogen atom at each of the two corners and unshared electron pair at the other two corners. The HOH bond angle कितना होता है 104.5 degree, slightly less than the 109.5 degree of a perfect tetrahedron because of crowding by non-bonding orbitals of oxygen atom. ऑक्सीजन न्यूक्लियस की बात करें तो दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन डज द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ए प्रोटॉन दैट इज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज देयरफॉर आर इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो unequal होगी। The electrons are more often in vicinity of the oxygen atom than that of hydrogen. The result of this unequal sharing is the two electric dipole in the water molecule, one along each of the hydrogen oxygen bond. Each hydrogen bears partial positive charge delta plus and oxygen atom bears partial negative charge equal to the sum of two partial positives, that is 2 delta minus. As a result, there is an electrostatic interaction between oxygen atom of one water molecule and hydrogen of the another, और उस interaction को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। And throughout this book we represent hydrogen bond with 3 parallel blue lines. ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सपोज दैट कि ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड की शेयरिंग है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है इस बॉन्ड बनाने में, वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इस पे डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप, पार्शियल चार्ज दैट इज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। सिमिलरली इस पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस। सो यहाँ पे जो डेल्टा माइनस है ये 2 डेल्टा माइनस हो गया, क्योंकि ये एक इसकी वजह से डेवलप हुआ और एक इसकी वजह से डेवलप हुआ, तो इस पे 2 डेल्टा माइनस डेवलप हो गया। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे इस पे तो डेल्टा प्लस है, सिमिलरली इस पे भी डेल्टा 2 डेल्टा माइनस, इस पे भी 2 डेल्टा माइनस हो जाएगा, इस पे डेल्टा प्लस हो जाएगा, इस पे डेल्टा प्लस हो जाएगा और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस हाइड्रोजन पे जो डेल्टा प्लस है और इस ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एंड दैट अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सो यहाँ पे एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस बुक में लेरेंजर्स प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो थ्रू आउट दिस बुक ये 3 ब्लू पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। सो बेसिक फंडा ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो रिलेटिवली वीक होते हैं एज कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। Those in liquid water bond dissociation energy, the energy required to break a bond is about 23 kilojoule per mole compared with 470 kilojoule per mole for the covalent OH bond in water, that is 348 kilojoule per mole for covalent bond carbon-carbon bond.
हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये 10% कोवैलेंट होता है ड्यू टू ओवरलैप इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। सो ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर क्या होता है, 10% कोवैलेंट होता है, 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। एट रूम टेम्परेचर थर्मल एनर्जी ऑफ एन aqueous solution, that is kinetic energy of motion of individual atoms and molecules, is of the same order of magnitude as that required to break hydrogen bonds. So when water is heated, जब वाटर को हीट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट फास्ट होते हैं। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर रिफ्लेक्ट द फास्टर मोशन ऑफ इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल्स। At any given time, most of the molecules in liquid water are engaged in hydrogen bonding. किसी भी टाइम में देखें तो जो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से इंगेज रहते हैं, बट उस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम होती है, 1 to 20 पिकोसेकंड होती है। सो जब एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो इमीडिएटली वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अपॉन ब्रेकेज ऑफ वन हाइड्रोजन बॉन्ड अनदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स विद द सेम पार्टनर और न्यू वन विद इन 0.1 पिकोसेकंड्स। सो यहाँ पे एक फ्रेज है, दैट इज अ फ्लिकरिंग क्लस्टर्स हैज बीन अप्लाइड टू शॉर्ट लिव्ड ग्रुप्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरलिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन लिक्विड वाटर। सो लिक्विड वाटर में बेसिकली क्या होता है, लिक्विड वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, अटैच रहता है, अट्रैक्ट रहता है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड तुरंत ब्रेक होता है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ या सेम वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी बन सकते हैं, एंड दैट इज फ्लिकरिंग क्लस्टर। द सम ऑफ ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स कन्फर ग्रेट इंटरनल कोहेशन ऑन लिक्विड वाटर। एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स also form bridges between solutes, that is proteins, nucleic acids, that allow the larger molecule to interact with each other over distances several nanometers without physically touching. The nearly tetrahedral arrangement of orbitals aboard the oxygen atom allow each water molecule to form hydrogen bonds with many as 4 neighboring water molecules. अब हम ये समझते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एक वाटर मॉलिक्यूल एक टाइम में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन एटम का वाटर मॉलिक्यूल में, वो क्या अलाउ करता है, वो अलाउ ये करता है कि ईच वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ एज मेनी एज 4 नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। एक वाटर मॉलिक्यूल्स 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एक बार में, बट यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो लिक्विड कंडीशन है और दूसरा आइस कंडीशन है। लिक्विड वाटर की अगर हम बात करें एट रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में होता है। लिक्विड वाटर क्या होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ईच मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद एवरेज ओनली 3.4 अदर मॉलिक्यूल्स। सो जो वाटर लिक्विड कंडीशन में है तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 3.4 अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन आइस के केस में क्या है कि ईच वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, स्पेस में फिक्स्ड होता है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड विथ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स टू yield रेगुलर लैटिस। सो आइस के केस में एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बनाएगा, लेकिन लिक्विड के कंडीशन में एक वाटर मॉलिक्यूल 3.4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। Breaking a sufficient proportion of hydrogen bonds to destabilize the crystal lattice of ice requires much thermal energy, which accounts for relatively high melting point of water. When ice melts or water evaporates, heat is taken up by the system. चाहे आइस मेल्ट करता हो, मीन्स मेल्टिंग हो, या फिर वाटर इवापोरेट करता हो, मीन्स इवापोरेशन हो, चाहे मेल्टिंग हो या इवापोरेशन हो, चाहे मेल्टिंग हो या इवापोरेशन हो, हमेशा सिस्टम के द्वारा हीट लिया जाएगा।
क्या किया जाएगा, हीट लिया जाएगा। जैसे सॉलिड से लिक्विड दैट इज मेल्टिंग, यहाँ पे भी हीट लगा है। लिक्विड से गैस दैट इज इवापोरेशन, इसमें भी सिस्टम के द्वारा हीट लिया गया है, क्योंकि डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। सो ड्यूरिंग मेल्टिंग और इवापोरेशन entropy of aqueous system increases as more ordered array of water molecules relax into less ordered hydrogen bonded array of liquid water or the wholly disordered gaseous state। मीन्स यहाँ पे क्या है, सिस्टम के द्वारा हीट लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनकी इंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि रिलैक्स स्टेट में जा रहे हैं। Ordered solid is more ordered than liquid, liquid is more ordered than gas. So at room temperature both the melting of ice and evaporation of water occurs spontaneously. The tendency of water molecules to associate through hydrogen bond is outweighed by the energetic push towards randomness. So recall that free energy change delta G must have negative value for process to occur spontaneously. So कोई भी process अगर spontaneous होता है तो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है जो कि डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस को रिलेट करता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। डेल्टा जी रिप्रेजेंट्स करता है ड्राइविंग फोर्स को, दैट इज फ्री एनर्जी। डेल्टा एस इज एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा एस इज द एंट्रोपी चेंज, दैट इज रैंडमनेस। यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस इंट्रोपी को बताता है। उतना ज्यादा इंट्रोपी होगा उतना ही डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। और डेल्टा जी निगेटिव होगा मीन्स ये क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि टेट्राहेड्रॉन है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है एंड हाइड्रोजन अटैच है। ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे 2 डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस पे डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होगा। सो ऑक्सीजन पे कितना है, 2 डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस ईच हाइड्रोजन पे। सो एक मॉलिक्यूल water and this is another molecule water. So oxygen, एक मॉलिक्यूल वाटर का ऑक्सीजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि इस पे डेल्टा माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पे क्या है, डेल्टा प्लस चार्ज है। तो इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ है वो है 0.177 नैनोमीटर। और ये कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड की लेंथ कितनी है, 0.0965 नैनोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पोलर सॉल्यूट्स। वाटर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ पोलर सॉल्यूट्स के साथ बनाता है या नॉन पोलर सॉल्यूट के साथ भी बनाता है, और अगर पोलर सॉल्यूट के साथ बनाता है तो क्या कंडीशन है उसको हम समझते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट यूनिक टू वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है सिर्फ वाटर में नहीं बनता है। दे रीडली फॉर्म बिटवीन एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम and the hydrogen acceptor, usually oxygen or nitrogen with lone pair of electrons, and hydrogen atom covalently bonded to another electronegative atom, that is hydrogen donor in the same or another molecule. So जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2 मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा। एक मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या होंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। बट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कोई भी नहीं हो सकता। इसका कंडीशन ये है कि वह वैसा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, वैसा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा जो कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, बट कोई भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं हो सकते हैं। ये वही ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा जिस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। सो हाइड्रोजन एक्सेप्टर का कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर का कंडीशन ये है कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, बस उस ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो दिस इज द
हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जो कि आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। नाउ हाइड्रोजन डोनर की क्या कंडीशन है? हाइड्रोजन डोनर की अगर बात करें तो वो हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन डोनर है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन तो डोनेट करेगा, तो हाइड्रोजन रहेगा तभी तो डोनेट करेगा, तो ये हाइड्रोजन होना चाहिए। बट ये कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सपोज दैट कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो क्या ये हाइड्रोजन डोनर होगा? आंसर इज नो। हाइड्रोजन डोनर वो होगा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अटैच हो, वो हाइड्रोजन होगा जो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अटैच हो। अब सवाल यह है कि क्या हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर डिफरेंट मॉलिक्यूल में होना चाहिए या सेम मॉलिक्यूल में होना चाहिए? सो हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर की बात करें तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं और सेम मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन डोनर एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हाइड्रोजन एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड टू कार्बन एटम्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। दस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली वेरी वीकली पोलर। मीन्स क्या कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। कार्बन हाइड्रोजन से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसीलिए कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द डिस्टिंक्शन एक्सप्लेन्स व्हाई ब्यूटेनॉल हैज रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस whereas मीथेन हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओनली 0.5 डिग्री सेल्सियस है। ब्यूटेनॉल की बात करें तो इसमें भी 4 कार्बन कंपाउंड है। ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। ब्यूटेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 117 डिग्री सेल्सियस है, वहीं पे ब्यूटेन की अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो -0.5 डिग्री सेल्सियस है। ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस है OH की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैच है और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है वो हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा उसमें मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट नहीं होंगे आपस में। सो ब्यूटेनॉल हैज ए पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड थस कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन bonds. Uncharged but polar molecules such as sugar dissolve readily in water because of stabilizing effect of hydrogen bonds between hydroxyl group or carbonyl oxygen of the sugar and the polar water molecules. Alcohol, aldehyde, ketone compounds containing NH bonds all form hydrogen bonds with water molecule. ये सारे के सारे क्या करेंगे? वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे with water molecule and tend to be soluble in water. So जो मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा, जो मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड टू मैक्सिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रैक्शन व्हिच अकर्स व्हेन द हाइड्रोजन एटम एंड द two atoms that share it are in a straight line. That is when the acceptor atom in line with the covalent bond between the donor atom and hydrogen. Hydrogen bonds are thus highly directional and capable of holding two hydrogen bonded molecules or groups in a specific geometric arrangement. अब यहाँ पे important point ये है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन डोनर एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन डोनर एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर अगर ये एक लाइन में है, हाइड्रोजन डोनर एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर एक लाइन में है, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसमें 3 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हाइड्रोजन डोनर एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर का 3 एटम एक लाइन में है और दूसरा एक लाइन में नहीं है, किसी एंगल पे है, तो इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, जो एक लाइन में है वो भी बना रहे हैं, जो एक लाइन में नहीं है वो भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा जो एक लाइन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? डायरेक्शनल है। क्या है? हाईली डायरेक्शन है
and they are capable of holding two hydrogen bonded molecules or groups in a specific geometrical arrangement. As we shall see later, this property of hydrogen bond confers very precise three-dimensional structure on protein and nucleic acid molecules which have many intramolecular hydrogen bonds. So ये जो डायरेक्शनल हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या करता है, ये प्रोटीन के न्यूक्लिक एसिड के थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्योंकि प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इस चीज को हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। सो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है किसके किसके बीच में है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल का OH है, दिस इज हाइड्रोजन डोनर, ये क्या है, हाइड्रोजन डोनर है, एंड दिस इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। हाइड्रोजन डोनर कौन सा है, वैसा हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ अटैच है। सो ये तीन एटम इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज में, हाइड्रोजन बॉन्ड के बनाने में। हाइड्रोजन डोनर वही होगा जो कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा। हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, बॉन्ड इन तीनों एटम में। बॉन्ड तो वैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है, बट इसमें तीन एटम्स इन्वॉल्व हैं। अगर ये तीन एटम्स एक लाइन में है देन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर ये तीन एटम एक लाइन में नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। सिमिलरली इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व है किस चीज में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे ये तीन एटम है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। सिमिलरली यहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनर है वो ऑक्सीजन से नहीं बल्कि नाइट्रोजन से अटैच है और ये ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप का है। तो यहाँ पे ये तीन एटम है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है। नाउ थायमीन एंड एडेनिन की अगर हम बात करें तो दीज आर द तीन एटम्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है। सिमिलरली इसमें ये तीन एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है। नाउ कमिंग टू डायरेक्शनलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अगर इस डायग्राम और इस डायग्राम को देखें तो इसमें क्या है, ये जो मॉलिक्यूल है अल्कोहल, ये हाइड्रोजन डोनर है क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से अटैच है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। एंड दिस इज द ऑक्सीजन जो कि क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। सो यहाँ पे ये तीन क्या है, एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है। वहीं पे इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दैट इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड दिस इज हाइड्रोजन डोनर। ये तीन एटम एक लाइन में नहीं है, तो ये इसमें से और इसमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियसली ये, क्योंकि इसमें एक लाइन में है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट, वाटर इंटरैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिकली विथ द चार्ज सॉलिड। वाटर क्या करेगा, चार्ज सॉलिड के साथ इंटरैक्शन करेगा और वो इंटरैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। वाटर की बात करें तो ये पोलर सॉल्वेंट है। इट readily dissolves most biomolecules which are generally charged और polar compounds। जो जनरली वैसे मॉलिक्यूल जो जनरली पोलर होते हैं और चार्ज होते हैं वो वाटर में readily डिसॉल्व होते हैं। कंपाउंड्स दैट डिसॉल्व इजिली इन वाटर आर हाइड्रोफिलिक। अब यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जो वाटर में इजिली डिसॉल्व होते हैं और हाइड्रोफोबिक वैसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। और हाइड्रोफोबिक बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। In contrast, non-polar solvents such as chloroform and benzene are poor solvents for polar biomolecules but easily dissolve those that are hydrophobic. Non-polar molecules such as lipids and waxes. Water dissolves salts such as NaCl. Water salts को dissolve करता है, that is NaCl, by hydrating and stabilizing the Na plus and Cl minus ion, weakening the electrostatic interactions between them and thus counteracting their tendency to associate in a crystalline lattice. जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है और ये जो Na प्लस आयन होते हैं और Cl माइनस आयन होते हैं, इन आयन्स को वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, हाइड्रेट कर देता है। मतलब चारों तरफ से इसके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं।
The same factor apply to charged biomolecules compounds with functional groups such as ionized carboxylic acid, that is COO-, protonated amines, that is NH3+, and phosphate ester or anhydrides. Water readily dissolves such as compounds by replacing solid hydrogen bonds with water solid hydrogen bonds, thus screening the electrostatic interactions between solute molecules. वाटर की अगर हम बात करें तो स्पेशली इफेक्टिव इन स्क्रीनिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस बिटवीन डिसॉल्व्ड आयंस बिकॉज इट हैज ए हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होती है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि रिफ्लेक्ट करता है नंबर ऑफ डाईपोल्स इन ए सॉल्वेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि रिफ्लेक्ट करता है नंबर ऑफ डाइपोल्स इन ए सॉल्वेंट, मींस ये सॉल्वेंट में नंबर ऑफ डाइपोल्स को रिफ्लेक्ट करता है। द स्ट्रेंथ और फोर्स of ionic interactions in a solution depends upon the magnitude of charges। ये किस पे डिपेंड करता है? चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है एंड चार्ज के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दो चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट इन विच इंटरैक्शंस अकर्स। सो जो फोर्स का स्ट्रेंथ होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, दो चार्ज के डिस्टेंस पे एंड तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। वाटर की अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 78.5 होता है जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंड फॉर वेरी नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन की अगर बात करें तो 4.6 होता है, मींस जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा नॉन पोलर होगा उतना कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। आयनिक इंटरैक्शंस आर मच स्ट्रॉन्गर इन लेस पोलर इन्वायरमेंट। सो आयनिक इंटरैक्शंस किस में ज्यादा होगा? आयनिक इंटरैक्शन ज्यादा होगा लेस पोलर इन्वायरमेंट में। द डिपेंडेंस ऑन आर स्क्वायर इज सच दैट आयनिक अट्रैक्शंस और रिपल्शंस ऑपरेट only over short distance in the range of 10 to 40 nanometer depending on the electrolyte concentration when the solvent is water. These are the some examples of polar, non-polar and amphipathic biomolecules है। और ये जो दिखाया गया है ये pH 7 पे दिखाया गया है। पोलर मॉलिक्यूल्स वैसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वैसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं है या पुअरली डिसॉल्व है। बट व्हाट अबाउट एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल? एम्फी मतलब क्या होता है? बोथ है। सो एम्फीपैथिक बायोमोलिक्यूल्स वैसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों कंपोनेंट होते हैं। सो पोलर कंपाउंड की अगर हम बात करें, पोलर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो ग्लूकोज है क्योंकि इसमें OH है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है विथ वाटर। ग्लाइसिन की बात करें तो ये भी क्या है? पोलर है। एस्पार्टेट ये भी पोलर है, लैक्टेट भी पोलर है, ग्लिसरॉल भी पोलर है। नॉन पोलर की बात करें तो टिपिकल वैक्स इज द नॉन पोलर बायोमोलिक्यूल्स है। एम्फीपैथिक बायोमोलिक्यूल की बात करें तो इट इज फिनाइल क्योंकि इसमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों है। जो ब्लू कलर से शेडेड है दे आर पोलर, जो येलो कलर से शेडेड है दे आर नॉन पोलर। फॉस्फेटिडाइलकोलिन की बात करें तो इसमें भी नॉन पोलर एज वेल एज पोलर ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। सो वैसे बायोमोलिक्यूल जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्फीपैथिक। Entropy increases as crystalline substances dissolve। जैसे जैसे crystalline substances dissolve होता है उस सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज होती है। सपोज दैट कि ये वाटर है और ये NaCl है। NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो NaCl की इंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। So as a salt such as NaCl dissolves the sodium ion chloride ion leaving the crystal lattice acquire far greater freedom of motion। इंट्रोपी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि उनका जो फ्रीडम ऑफ मोशन है वो ज्यादा होता है। द रिजल्टिंग इंक्रीज इन इंट्रोपी रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईज ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्ट सच एज NaCl इन वाटर। In thermodynamics term, formation of solution occurs with favorable free energy change that is delta G equal to delta H minus T delta S। वहीं पे delta H की बात करें तो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होता है, T delta S लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगा तो delta G क्या होगा? निगेटिव होगा। So this is showing that NaCl dissolve in water where water acts as a solvent। So ये क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड दिस इज NaCl क्रिस्टल। जब NaCl क्रिस्टल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NaCl Na+ और Cl-
क्या होता है, हाइड्रेटेड होता है। Na+ के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लोराइड आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब NaCl और Na+ और Cl- के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर को हाइड्रेटेड सोडियम आयन एंड हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इनकी जो लैटिस फॉर्मेशन होती है, वो लैटिस फॉर्मेशन के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है और ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और बेसिकली इनका क्या होता है, इनका सॉल्युबिलिटी इनका बढ़ता है। नाउ नॉन पोलर गैसेस की बात करें तो पुअरली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। नॉन पोलर गैसेस जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में पुअरली सोल्यूबल होते हैं। जो नॉन पोलर गैसेस होते हैं वो वाटर में पुअरली सोल्यूबल होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये क्या है, नॉन पोलर है। कैसे नॉन पोलर है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इक्वली शेयर्ड होता है बाय बोथ एटम्स। ऑक्सीजन का अगर स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, और दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों आपस में इक्वल अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 3 बॉन्डेड से अटैच होते हैं। यहाँ पे भी दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके दोनों पे इक्वल हक रहेगा, दोनों इक्वली अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, और 2 ऑक्सीजन एक कार्बन से अटैच है। ये जो ऑक्सीजन है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जितना स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट करेगा उतना ही इधर भी अट्रैक्ट करेगा। मीन्स यहाँ पे जो नेट होगा वो 0 होगा। इसलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों के तीनों नॉन पोलर गैसेज हैं और ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट गैसेज हैं। इन CO2 each carbon oxygen bond is polar but 2 dipoles are oppositely directed and cancel each other. The movement of molecules from the disordered gas phase to aqueous solution constant their motion and the motion of water molecules and therefore represents a decrease in entropy. इससे क्या होगा? Entropy decrease होता है। Non-polar nature of these gases and this decrease in entropy when they enter solution combined to make them poorly soluble in water. इसको क्या बनाएगा? वाटर में पुअरली सॉल्युबल करेगा। सम ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उसमें वाटर सॉल्युबल कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को। मींस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन पोलर है तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ऑक्सीजन नॉन पोलर है तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहे हीमोग्लोबिन होगा जो कि ब्लड में होता है, या मायोग्लोबिन होगा जो कि मसल्स में होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है एज ए बाइकार्बोनेट आयन। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। इधर फ्री बाइकार्बोनेट वेरी सोल्यूबल इन वाटर और बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन। इसके अलावा 2 और गैसेज है, NH3 एंड H2S, ऑल्सो है बायोलॉजिकल रोल इन सम ऑर्गेनिजम्स, बट ये जो गैसेज होते हैं पोलर होते हैं और वाटर में इजिली रीडली डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स की अगर बात करें तो दे फोर्स इनर्जेटिकली अनफेवरेबल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। नॉन पोलर कंपाउंड क्या करता है? वो इनर्जेटिकली अनफेवरेबल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को फोर्स करता है। अब ये कैसे करता है? When water is mixed with benzene और हेक्सेन, बेंजीन और हेक्सेन क्या है? नॉन पोलर है। सो बेंजीन और हेक्सेन को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो 2 फेजेस बनते हैं, क्योंकि कोई भी लिक्विड वाटर या एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है। नॉन पोलर कंपाउंड सच एज बेंजीन और हेक्सेन, बेंजीन एंड हेक्सेन आर हाइड्रोफोबिक। नॉन पोलर कंपाउंड क्या है? हाइड्रोफोबिक है। दे आर अनेबल टू अंडरगो इनर्जेटिकली फेवरेबल इंटरेक्शंस इन विथ वाटर। मींस बेंजीन और हेक्सेन नॉन पोलर है तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, वाटर के साथ इनर्जेटिकली फेवरेबल इंटरेक्शन नहीं बनाएगा, एंड दे इंटरफेयर विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स।
बट ये इनर्जेटिकली फेवरेबल इंटरेक्शन तो बनाएगा नहीं, लेकिन ये वाटर के बीच में वाटर वाटर इंटरेक्शन को क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। इससे क्या होगा, ऑल मॉलिक्यूल्स और आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन interfere with hydrogen bonding of some water molecules in their immediate vicinity, but polar or charged solute compensate for lost water hydrogen bonds by forming new solute water interactions। पोलर मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है कि वो वाटर वाटर इंटरेक्शन को इंटरफेयर करता है, वाटर वाटर इंटरेक्शन को रिप्लेस करता है और वो वाटर सॉल्यूट इंटरेक्शन बनाता है जो कि इनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है एज कंपेयर टू वाटर वाटर इंटरेक्शन। द नेट चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच फॉर डिसॉल्विंग दीज सॉलिड्स इज जनरली स्मॉल। हाइड्रोफोबिक सॉलिड की अगर बात करें तो दे ऑफर नो सच कंपनसेशन एंड देयर addition to water may therefore result in a small gain of enthalpy। उससे क्या होता है, small gain of enthalpy होता है by breaking of hydrogen bonds between water molecules takes up energy from the system। Furthermore, dissolving hydrophobic compounds in water produces measurable decrease in entropy। जब हाइड्रोफोबिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्यूट आर कॉन्स्ट्रेंट इन देयर पॉसिबल ओरिएंटेशंस एज दे फॉर्म हाईली ऑर्डर्ड केज लाइक सेल अराउंड ईच सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ये क्या करता है, जब और नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो वाटर एक ऑर्डर्ड केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सॉल्यूट के चारों तरफ है। एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट हाईली ओरिएंटेड एज दोज इन क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स क्या होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑफ नॉन पोलर सॉल्यूट्स एंड वाटर। क्लैथरेट्स क्या होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑफ नॉन पोलर सॉल्यूट्स एंड वाटर, बट द इफेक्ट इज द सेम इन बोथ केसेस। ऑर्डरिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेस एंट्रोपी, दोनों में सेम ही होगा। वाटर मॉलिक्यूल की ऑर्डरिंग होगी, उससे क्या होगा, एंट्रोपी रिड्यूस होगा। The number of ordered water molecules and therefore magnitude of entropy decrease is proportional to the surface area of hydrophobic solutes enclosed within the cage of water molecules। वाटर मॉलिक्यूल का केज जो होता है, उस केज के अंदर जो हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट का सरफेस एरिया होगा उसका प्रोपोर्शनल होगा एंट्रोपी डिक्रीज में। The free energy change for dissolving non-polar solids in water is thus unfavorable। मतलब डेल्टा G is equal to डेल्टा H minus T डेल्टा S है, और डेल्टा S जितना कम होगा, डेल्टा S जितना कम होगा उतना ही वो क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। So डेल्टा H has a positive value, डेल्टा S has a negative value and डेल्टा G is positive value। एम्फीपैथिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो एम्फीपैथिक कंपाउंड में दोनों रीजन होते हैं, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। पोलर चार्ज्ड और नॉन पोलर इज अनचार्ज्ड। व्हेन द एम्फीपैथिक कंपाउंड इज मिक्स्ड विथ वाटर, जब एम्फीपैथिक कंपाउंड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि एम्फीपैथिक में पोलर एंड नॉन पोलर दोनों है, तो क्या होगा, जब एम्फीपैथिक कंपाउंड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, जब एम्फीपैथिक कंपाउंड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो एम्फीपैथिक का जो पोलर होगा हाइड्रोफिलिक रीजन, वो वाटर से फेवरेबली क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा और टेंड टू डिसॉल्व। बट द नॉन पोलर जो होगा, हाइड्रोफोबिक रीजन होगा, वो वाटर के कॉन्टैक्ट को अवॉइड करेगा। The non-polar regions of the molecule cluster together to present the smallest hydrophobic area to the aqueous solvent, and the polar regions are arranged to maximize their interaction with the solvent। क्या होगा, non-polar region जो होगा वो आपस में cluster करेंगे, नॉन पोलर रीजन्स आपस में क्लस्टर हो जाएंगे। क्या होंगे, नॉन पोलर रीजन्स आपस में क्लस्टर हो जाएंगे, शो दैट कि स्मॉलेस्ट हाइड्रोफोबिक एरिया एक्वस सॉल्वेंट को प्रेजेंट करें। एंड जो पोलर रीजन होगा वो मैक्सिमाइज करेगा अपने अरेंजमेंट को, जो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। These stable structures amphipathic compounds in water are called micelles। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मिसेलिस बोलते हैं। Must contain hundreds or thousands of molecules। The forces that hold the non-polar region of the molecule together are called hydrophobic interaction। So वैसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स में नॉन पोलर रीजन को एक साथ रखता है
है उस तरह के इंटरेक्शन को हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज नॉट ड्यू टू एनी इंट्रिंसिक अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मोटिव्स, rather it results from systems achieving greatest thermodynamic stability by minimizing the number of ordered water molecules required to surround the hydrophobic portion of solid molecules है। अब ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ है, वो इंट्रिंसिक अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मोटिव्स की वजह से नहीं आता है। ये किस वजह से आता है? ये इस वजह से आता है कि जो ऑर्डर्ड वाटर मॉलिक्यूल है वो मिनिमाइज हो जाए। ऑर्डर्ड वाटर मॉलिक्यूल जितना मिनिमाइज होगा उतना इंट्रोपी क्या होगा? बढ़ेगा। और जिस सिस्टम की इंट्रोपी जितना ज्यादा होगा वो सिस्टम उतना ही फेवरेबल होगा। इस चीज को हम एक डायग्राम से समझते हैं आगे के स्लाइड में। मेनी बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, पिगमेंट्स हो गया, सर्टेन विटामिन्स होंगे, एस्टेरॉल्स होंगे, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, एंड ऑल हैव पोलर एंड नॉन पोलर सरफेस लीजन। Structures composed of these molecules are stabilized by hydrophobic interactions among the non-polar regions. Hydrophobic interactions among lipids and between lipids and proteins are the most important determinants of the structure in biological membrane. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की बात करें बिटवीन नॉन पोलर अमाइनो एसिड ऑल्सो स्टेबिलाइज द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। सो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन चाहे लिपिड के बीच में हो या लिपिड या प्रोटीन के बीच में हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवीन नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स की बात करें तो वो क्या करता है? प्रोटीन के 3-dimensional स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड पोलर सॉल्यूट्स आल्सो कॉजेज सम ऑर्डरिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड पोलर सॉल्यूट्स की वजह से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल की ऑर्डरिंग होती है, बट इफेक्ट क्या होता है? बहुत ही कम होता है, लेस सिग्निफिकेंट होता है देन नॉन पोलर सॉल्यूट्स। सो पार्ट ऑफ ड्राइविंग फोर्स फॉर बाइंडिंग द पोलर सबस्ट्रेट to complementary polar surface of the enzyme is entropy increase as the enzyme displaces ordered water from the surface. So this table shows the solubilities of some gases in water. नाइट्रोजन की बात करें तो ये नॉन पोलर होता है, ऑक्सीजन की बात करें तो ये नॉन पोलर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये नॉन पोलर होता है, बट अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होते हैं? पोलर होते हैं। And this shows the amphipathic compounds in aqueous solution. So amphipathic compound की बात करें तो amphipathic compound वैसे compound होते हैं जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों पोर्शन होते हैं। So this is the hydrophilic पोर्शन जिसको हेड ग्रुप बोलते हैं, एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक पोर्शन जिसको हाइड्रोफोबिक टेल या भी बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये हाइड्रोफिलिक है, मीन्स ये वाटर से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये हाइड्रोफोबिक है जो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। अब अगर ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो क्या होगा? इसके चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ऑर्डर्ड वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये और वाटर मॉलिक्यूल एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज होंगे। क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज होंगे, जस्ट लाइक ए केज। ये क्या बनाएगा? केज बनाएगा अराउंड द हाइड्रोफोबिक एल्काइल चेन, जिसको हाइड्रोफोबिक टेल भी बोलता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। मीन्स वाटर मॉलिक्यूल एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं केज। जब ये एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंडीशन होता है, लेकिन जब एक से ज्यादा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा? सारे मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में रहेगा और वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है ये आपस में क्या करेंगे? क्लस्टर हो जाएंगे। जब ये क्लस्टर हो जाएंगे तो सिर्फ इनके एज पे जो किनारा पे है उसी में क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड फॉर्म में बनाएंगे, मीन्स केज लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे।
लेकिन ज्यादा और भी अगर इसमें सपोज दैट इसमें 100,000 एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, तो जितने भी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है सबका हाइड्रोफोबिक पोर्शन आपस में क्लस्टर्ड हो जाएगा और यहाँ पे वाटर का एक्सेस खत्म हो जाएगा। अब वाटर का एक्सेस कहाँ रहेगा? सिर्फ हाइड्रोफिलिक पोर्शन पे, और यहाँ पे वाटर की ऑर्डरिंग और कम हो जाएगी, और जितना ज्यादा ऑर्डरिंग कम होगी उतना ज्यादा इंट्रोपी बढ़ेगा। कितना ज्यादा? जितना ज्यादा वाटर की ऑर्डरिंग कम होगी उतना ज्यादा इंट्रोपी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा इंट्रोपी बढ़ेगा वो स्ट्रक्चर उतना ही फेवरेबल और स्टेबल होगा। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? माइसेलेज। माइसेलेज में क्या होते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का जितना भी हाइड्रोफोबिक ग्रुप है ये सिक्वेस्टेड होता है फ्रॉम द वाटर, ये वाटर से दूर हटता है, और वाटर की जो सेल है, वाटर की जो ऑर्डरिंग है वो मिनिमाइज होती है। सो दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन दैट एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल को जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ मिसेलेज टू इंक्रीज द क्या सिस्टम, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, टू मेक्स द सिस्टम मोर फेवरेबल। सिमिलरली इन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो सबस्ट्रेट के चारों तरफ वाटर की ऑर्डरिंग होती है, एंजाइम के चारों तरफ वाटर की ऑर्डरिंग होती है, बट जब सबस्ट्रेट और एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्ट करता है तो यहाँ से वाटर हट जाता है, और जब वाटर यहाँ से हटेगा मीन्स वाटर की ऑर्डरिंग कम होगी, और वाटर की ऑर्डरिंग कम होगी मतलब क्या होगा? इंट्रोपी इंक्रीज करेगा, इंट्रोपी इंक्रीज करेगा मतलब ये सिस्टम स्टेबल बनेगा। सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल सिस्टम एज कंपेयर टू अलग अलग एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं। Next, van der Waal interactions are weak interatomic attractions. So when two uncharged atoms are brought very close together, their surrounding electron clouds influence each other. Suppose that कि ये दो एटम है और ये दो अनचार्ज्ड एटम है, बट ये एटम है तो इस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होगा ही, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इस पे अफेक्ट करेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसको अफेक्ट करेगा। मीन्स जो एटम का सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक दूसरे को अफेक्ट करेगा। देन रैंडम वेरिएशंस इन पोजीशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड वन न्यूक्लियस में क्रिएट ए ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इंड्यूसेस ए ट्रांजिएंट अपोजिट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द नियर बाय एटम। सो जब इसके पोजीशन में वैरी करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में वैरी करेंगे, एक न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, एक न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है उसमें अगर वैरी करेंगे तो क्या करेगा? दूसरे पे क्या करेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ट्रांजिएंट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करेगा। सिमिलरली ये इस पे अपोजिट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करेगा। सो द टू डाइपोल वीकली अट्रैक्ट ईच अदर बाइंडिंग टू न्यूक्लियाई क्लोजर। सो दोनों पे अपोजिट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इस पे प्लस है तो इस पे माइनस है, तो ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस को क्या करेगा? क्लोजर लाने की कोशिश करेगा। सो दीज वीक अट्रैक्शंस आर कॉल्ड वान डर वाल इंटरैक्शन। सो इन दोनों इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं? वान डर वाल इंटरैक्शन। देन टू न्यूक्लियाई ड्रॉ क्लोजर टुगेदर अंटिल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिगिंस टू रिपेल ईच अदर at the point where van der Waal attractions exactly balance this repulsive force. The nuclei are said to be in van der Waal contact, और each atom की बात करें तो उनकी characteristic van der Waal radius होती है, and van der Waal radius is a measure of how close that atom will allow another approach. In the space filling molecular model shown throughout this book, the atoms are depicted the size proportional to their van der Waal radii. नेक्स्ट, वीक इंटरैक्शंस आर क्रूशियल टू मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो वीक इंटरैक्शंस होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए। द नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस वी हैव डिस्क्राइब्ड, दैट इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एंड van der Waal interactions are much weaker than covalent bonds. An input of about 350 kilojoule of energy is required to break a mole of 6 into 10 to the power 23 carbon-carbon single bonds, and about 410 kilojoule to break a mole of carbon hydrogen bonds, but as little as 4 kilojoule is sufficient to disrupt a mole of typical van der Waal interactions.
सो यहाँ पे बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड देन वीक इंटरैक्शंस, इनका जो बॉन्ड ब्रेक करने का है वो स्ट्रेंथ दिया हुआ है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस की बात करें, ये भी वीक होता है कोवैलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में, ऑल्दो दे आर सब्सटेंशियली स्ट्रेंथेंड बाय हाईली पोलर सॉल्वेंट, ए कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। Ionic interactions and hydrogen bonds are variable in strength depending upon the polarity of the solvent and the alignment of hydrogen bonded atoms, but they are always significantly weaker than covalent bonds. In aqueous solvent at 25 degrees Celsius, available thermal energy can be of the same order of magnitude as the strength of these weak interactions, and interactions between solid and solvent molecules is nearly favorable as solute interactions. So aqueous solvent 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उस कंडीशन में जो अवेलेबल थर्मल एनर्जी होगा वो सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा एज स्ट्रेंथ ऑफ द वीक इंटरैक्शंस, एंड द इंटरैक्शंस बिटवीन सॉलिड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नियरली फेवरेबल एज सॉल्यूट इंटरैक्शन. कंसिक्वेंटली हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयनिक हाइड्रोफोबिक वॉन डेर वाल्स इंटरैक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म एंड ब्रोक होते हैं, कंटिन्यूअसली फॉर्म भी होते हैं और ब्रोकन भी होते हैं. ऑल्दो दीज 4 टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस आर इंडिविजुअली वीक रिलेटिव टू कोवैलेंट बॉन्ड, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मेनी सच इंटरैक्शंस कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट. हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, आयनिक इंटरैक्शंस, वॉन डेर वाल इंटरैक्शन, ये अलग अलग अगर देखेंगे तो ये वीक होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन अगर ये सारे कंबाइंड होते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, non-covalent binding of an enzyme to its substrate may involve several hydrogen bonds and one or more ionic interactions as well as hydrophobic and van der Waal interactions. So जो enzyme में non-covalent binding होती है substrate के साथ, इसमें बहुत सारे hydrogen bonds होते हैं, one or more ionic interactions भी होते हैं, इसके अलावा hydrophobic and van der Waal interactions भी होते हैं. So enzyme substrate complex में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आयनिक इंटरैक्शंस नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉन डेर वाल इंटरैक्शन नहीं होते हैं. इसमें चारों तरह के इंटरैक्शंस होते हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ दीज वीक बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट टू ए नेट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम मींस, और ये सारे बॉन्ड बनने के बाद उस सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है. एंड वी कैन कैलकुलेट द स्टेबिलिटी ऑफ नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन सच एज दैट ऑफ a small molecule hydrogen bond to its macromolecular partner from the binding energy. Stability as measured by equilibrium constant of the binding reaction varies exponentially with the binding energy. The dissociation of two biomolecules such as enzyme and its substrate approximately non-covalently through multiple weak interactions requires all these interactions to be disrupted at the same time. अगर enzyme substrate complex को break करना तो ये सारे इंटरैक्शन को एक साथ ब्रेक करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इंटरैक्शंस फ्लक्चुएट्स रैंडमली, सच साइमल्टेनियस डिसरप्शंस आर वेरी अनलाइकली. द मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी restored for 5 or 20 weak interactions is therefore much greater than would be expected intuitively from a simple summation of a small binding energy. माइक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, चाहे प्रोटीन हो, डीएनए हो या आरएनए हो, इनमें भी बहुत सारे पोटेंशियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट्स होते हैं. आयनिक इंटरैक्शंस के लिए होते हैं, वॉन डेर वाल इंटरैक्शंस होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होते हैं. इनकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से इनका बाइंडिंग फोर्स काफी इनॉर्मस होता है. सो फॉर मॉलिक्यूल्स द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज नेटिव स्ट्रक्चर, और नेटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो यूजुअली इन विच द वीक बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज आर मैक्सिमाइज्ड. जो नेटिव स्ट्रक्चर होंगे उसमें क्या होंगे? वीक बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज मैक्सिमाइज होंगे. एंड द फोल्डिंग ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इनटू इट्स 3-dimensional shape is determined by this principle. The binding of an antigen to a specific antibody depends on the cumulative effect of many weak interactions
मीन्स जो एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग होती है, दैट इज ऑल्सो बहुत सारे क्यूमुलेटिव इफेक्ट होते हैं उसमें वीक इंटरेक्शंस के। सो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एंजाइम बाइंड्स नॉन कोवैलेंटली टू इट्स सबस्ट्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एंजाइम कैटालिटिक पावर, दैट इज द बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू ए न्यूरोट्रांसमीटर टू इट्स cellular receptor protein is a result of weak interactions. One consequence of large size of enzymes and receptor that their extensive surfaces provide many opportunity for weak interactions. At the molecular level, the complementarity between interacting biomolecules reflect the complementarity and weak interactions between polar charged and hydrophobic groups on the surface of the molecules. So when the structure of proteins such as hemoglobin is determined by X-ray crystallography, जब X-ray crystallography से hemoglobin प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं तो water molecules क्या होता है, often found to be bound so tightly so as to be part of crystal structure. The same is true for water in crystal of RNA and DNA. So जब क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हीमोग्लोबिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली बॉन्ड होता है और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। सिमिलरली आरएनए और डीएनए में भी सेम कंडीशन है। सो दीज बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन आल्सो बी डिटेक्टेड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो एनएमआर से डिटेक्ट कर सकते हैं, हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम दोज ऑफ द वल्क वाटर ऑफ द सॉल्वेंट। जो वल्क वाटर ऑफ सॉल्वेंट होते हैं जो उनकी प्रॉपर्टी और जो स्ट्रांगली बॉन्ड होती है इन बायोमोलिक्यूल से उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। दे आर नॉट ऑस्मोटिकली एक्टिव, जो बॉन्ड होते हैं वो ऑस्मोटिकली एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन जो बल्क सॉल्वेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं। फॉर मेनी प्रोटीन्स टाइटली बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स आर इसेंशियल टू देयर फंक्शन। द रिएक्शन सेंटर टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट ड्राइव्स प्रोटॉन्स अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एज इलेक्ट्रॉन फ्लो द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग प्रोटॉन्स। वन ऑफ दिस प्रोटीन इज साइटोक्रोम एफ। साइटोक्रोम एफ की बात करें तो ये हैज ए चेन ऑफ 5 बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल। साइटोक्रोम एफ में 5 मॉलिक्यूल का चेन होता है, जो 5 मॉलिक्यूल वाटर बॉन्ड होता है, दैट में प्रोवाइड ए पाथ प्रोटॉन्स टू मूव द मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस नोन एज प्रोटॉन हॉपिंग। सो साइटोक्रोम एफ में 5 बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और ये प्रोटॉन का ट्रांसफर करता है प्रोटॉन हॉपिंग के थ्रू। प्रोटॉन हॉपिंग क्या होता है आगे समझते हैं डायग्राम के थ्रू। अनदर सच लाइट ड्रिवन प्रोटॉन पंप दैट इज बैक्टीरियोरोडोप्सिन ऑलमोस्ट सर्टेनली यूज ए चेन ऑफ प्रिसाइजली ओरिएंटेड वाटर मॉलिक्यूल्स इन द ट्रांसमेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। So this structure is the water chain in cytochrome F. Water is a bond in a proton channel of the membrane protein cytochrome F. So this is the structure of cytochrome F. Cytochrome F की अगर हम बात करें तो इसमें 5 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। Now that which is a part of energy trapping machinery of photosynthesis in chloroplast. 5 water molecules are hydrogen bonded to each other and to functional groups of the protein. जो 5 water molecules हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच है एक दूसरे से और दूसरा प्रोटीन के फंक्शनल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, which include the side chain valine, proline, arginine, alanine and 2 asparagine and 2 glutamine residue. The protein has a bond heme. प्रोटीन में क्या है बॉन्ड हीम है। It's iron facilitating electron flow during photosynthesis. Electron flow is coupled to the movement of protons across the membrane, which probably involves electron hopping through its chain of bond water molecules. सो यहाँ पे जो बेसिकली प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है प्रोटॉन हॉपिंग के थ्रू होता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें सॉल्यूट अफेक्ट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। सवाल क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। सॉल्यूट क्या करता है एक्वस सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, बट अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या करते हैं टुगेदर, इनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड सॉल्यूट्स ऑफ ऑल काइंड्स अल्टर सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट वाटर। सॉल्वेंट वाटर मींस जितने भी तरह के सॉल्यूट होंगे वो वाटर के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे चेंज करेंगे, अफेक्ट करेंगे। बिकॉज द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन ऑल 4 प्रॉपर्टीज हैज सेम बेसिस।
and concentration of water is lower in solution than in pure water. The effect of solid concentration on qualitative property of water is independent of chemical properties of solid. सॉल्यूट का जो qualitative property होता है, सॉल्यूट के concentration का जो इफेक्ट होता है वाटर के qualitative property पे, वो सॉल्यूट के chemical properties पे डिपेंड नहीं करता है. सॉल्यूट के केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता, सॉलिड के केमिकल प्रॉपर्टीज से इंडिपेंडेंट होता है. सो यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने ये समझा कि जो सॉल्वेंट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सॉलिड पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है. जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अफेक्टेड होगा. ए कंपाउंड सच एज NaCl, NaCl की अगर बात करें तो जब ये डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में तो द ट्वाइस द इफेक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर एग्जांपल एज इट डज ऑन द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नॉन डिसोसिएटिंग सॉल्यूट सच एज ग्लूकोज. अगर NaCl की बात करें और ग्लूकोज की बात करें तो जब NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आयनिक स्पेसिस कितना होंगे, 2 होंगे, Na+ और Cl-, लेकिन ग्लूकोज में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होंगे. तो ये 2 टाइम्स ज्यादा इफेक्ट करेगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू ग्लूकोज. सो यहाँ पे सॉल्यूट का नंबर डिसाइड अफेक्ट करता है, सॉल्यूट का केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट नहीं करता है. सॉल्यूट्स आफ्टर द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वा सॉल्यूशन बाय लोअरिंग द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. For example, when a significant fraction of molecules at the surface of aqueous solution are not water but solid, the tendency of water molecules to escape into the vapor phase, that is vapor pressure. Tendency of water molecule to escape into vapor phase, उसको क्या बोलते हैं, vapor pressure. और vapor pressure क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा जब सॉल्वेंट के सरफेस पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. Similarly, tendency of water molecules to move from aqueous phase to the surface of forming ice crystal is reduced when the molecules that collide with crystal are solute, not water. Means जब उनका क्या होगा, वेपर प्रेशर कम जाएगा. सिमिलरली वाटर की टेंडेंसी होगी कि एक्वस फेज से क्रिस्टल फेज में वो थोड़ा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. In that case, solution will freeze more slowly than pure water and lower temperature. For 1 molar aqueous solution, 1 mole of solute per 1000 gram of water of an ideal non-volatile, non-dissociating solute of 101 kilopascal of pressure. फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 1.8 डिग्री सेल्सियस. लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट इज 0.543 डिग्री हायर देन दैट ऑफ प्योर वाटर. फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द सेम सॉल्यूट द चेंजेस आर 1/10 as large. So water molecule tend to move from a region of higher water concentration to one of lower water concentration. Water molecule higher water concentration से lower water concentration की तरफ move करता है. So when two different aqueous solutions are separated by semi-permeable membrane, one that allows the passage of water but not solid molecules. Water molecules diffusing from a region of higher water concentration to that of lower water concentration produce osmotic pressure और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से. And it is necessary to resist water movement approximately by a want of equation. So pi is equal to IC/RT. R is the gas constant, T is the absolute temperature, IC is osmolarity of the solution and the product of the solid's molar concentration C and the Quantum factor I, which is a measure of the extent of the solid dissociate into 2 or more ionic species. In dilute NaCl solution, solid completely dissociates into Na+ and Cl-. इससे क्या होगा, doubling the number of solid particles. इसका मतलब I is equal to 2. नॉन आयनाइजिंग सॉल्यूट्स के लिए क्या होगा, I हमेशा 1 होगा. So for solution several solid molecules, pi is the sum of contribution of each species. Now what is osmosis? Osmosis is a स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन. सो बेसिकली ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो वाटर मूवमेंट अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन by differences in osmotic pressure is an important factor in the life of most cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो मोर परमिएबल होता है to water than to most other small molecules, ions and macromolecules, and this permeability is
is due partly to simple diffusion of water through lipid bilayer and partly to protein channels in the membrane that selectively permit the passage of water. Solutions of equal osmolarity की बात करें तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अगर दो सॉल्यूशन है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड सॉल्यूशन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड सॉल्यूशन, और दोनों में सॉलिड का कंसंट्रेशन सेम है, इट मीन्स कि ये दोनों आइसोटोनिक है. अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन कम होगा एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सो सेल को अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन देयर साइज, मीन्स वहां पे वाटर का मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में सेम होगा. लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को डालेंगे तो वहां पे वाटर का मूवमेंट इनटू द आउट ऑफ द सेल होगा, वाटर का मूवमेंट आउट ऑफ द सेल होगा और साइटोप्लाज्म सेल से बाहर मूव करेगा और सेल श्रिंक कर जाएगा. लेकिन अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां पे सॉल्यूशन जो वाटर होगा, वाटर जो होगा वो सेल के अंदर इंटर करेगा और सेल स्वेल कर जाएगा. सो इन द नेचुरल एनवायरनमेंट सेल जनरली कंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड आयंस देन देयर सराउंडिंग. सो ऑस्मोटिक प्रेशर टेंड टू ड्राइव वाटर इनटू द सेल. नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो सराउंडिंग्स होते हैं उसमें बायोमॉलिक्यूल्स एंड आयंस ज्यादा होता है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, सेल में ड्राइव करेगा वाटर के मूवमेंट को. इफ नॉट समहाउ काउंटर बैलेंस, दिस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर वुड डिस्टेंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इवेंचुअली कॉज बर्स्टिंग ऑफ द सेल. और जब इन अंदर जाएगा तो सेल का प्रेशर बढ़ेगा और ऑस्मोटिक लाइसिस होगा. सेवरल मैकेनिज्म्स हैव इवॉल्व्ड टू प्रिवेंट दिस कैटास्ट्रोफ. बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो इस चीज को ओवरकम करने के लिए बने हुए हैं. बैक्टीरिया और प्लांट्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, नॉन एक्सपेंडेबल सेल वॉल से सराउंडेड होते हैं और सफिशिएंट रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर और प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस. सर्टेन फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट की अगर बात करें तो ये हाईली हाइपोटोनिक मीडियम में होते हैं. हाईली हाइपोटोनिक मीडियम हैव एन ऑर्गेनल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि पंप करता है वाटर आउट ऑफ द सेल. मल्टीसेलुलर एनिमल्स की बात करें तो ब्लड, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, जो मेंटेन होते हैं ऑस्मोलरिटी क्लोज टू दैट ऑफ साइटोसोल. द हाई concentration of albumin and other proteins in the blood plasma contribute to its osmolarity. Cells also actively pump out sodium ion into the interstitial fluid to stay osmotic balanced with their surroundings. Because of the effect of solutes on osmolarity depends on the number of dissolved particles. Because of the effect of solute on osmolarity depends on the number of dissolved particles, not their mass. Macromolecules, protein, nucleic acid, polysaccharides की बात करें तो they have far less effect on the osmolarity of the solution that would by equal mass of the monomeric components. For example, 1 gram of polysaccharide composed of 1000 glucose units has the same effect on the osmolarity as milligrams of glucose. अगर पॉलीसैकेराइड की अगर बात करें जो कि 1000 ग्लूकोज के बने होते हैं, 1 ग्राम पॉलीसैकेराइड सेम इफेक्ट शो करता है 1 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, जबकि पॉलीसैकेराइड में 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं. सो वन इफेक्ट ऑफ स्टोरिंग फ्यूल एज ए पॉलीसैकेराइड रदर देन ग्लूकोज और अदर सिंपल शुगर इज प्रिवेंशन ऑफ इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विद द स्टोरेज सेल. सो सेल में जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर होता है वो पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होता है, मोनोसैकेराइड के फॉर्म में नहीं होता है, टू प्रिवेंट द ऑस्मोटिक बैलेंस. सो just to prevent the enormous increase in osmotic pressure within the storage cell. Plants use osmotic pressure to achieve mechanical rigidity. Plant क्या करता है, osmotic pressure use करता है to achieve the mechanical rigidity and the very high solid concentration in the plant cell vacuole draws water into the cell. प्लांट सेल में बहुत ज्यादा सॉलिड कंसंट्रेशन होता है, वो सेल से वाटर को ड्रॉ करता है. द रिजल्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर अगेंस्ट द सेल दैट इज टर्गर प्रेशर. जो रिजल्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेल के अगेंस्ट में उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं. टर्गर प्रेशर क्या करता है, सेल को स्टिफ करता है, सेल टिश्यू और प्लांट बॉडी को. व्हेन द लेट्यूस इन योर सैलाड wilts is because of loss of water has reduced turgor pressure. Sudden alteration in turgor pressure produces a movement of plant parts seen in touch sensitive plants such as Venus flytrap and mimosa.
Osmosis also has a consequences for laboratory protocols. Mitochondria, chloroplast, lysosome, for example, are bonded by semi-permeable membrane. In isolating these organelles from broken cells, biochemists must perform the fractionations of isotonic solutions. Buffer use cellular fractionations commonly contain sufficient concentration of sucrose or some other solute to protect the organelles from the osmotic lysis. So this is the diagram that shows the solid after colligative property of aqueous solution. So in pure water, this is the फ्लास्क, इस फ्लास्क में प्योर वाटर है और इस फ्लास्क में सॉल्यूशन है जिसमें कुछ सॉलिड कंसंट्रेशन है वाटर के अलावा। प्योर वाटर की अगर बात करें तो एवरी वाटर मॉलिक्यूल और द सरफेस इज वाटर, एवरी मॉलिक्यूल जो है सरफेस पे वाटर है, इस सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर है, कोई भी यहाँ पे सॉलिड नहीं क्योंकि ये प्योर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट वेपर प्रेशर, ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट वेपर प्रेशर एंड एवरी मॉलिक्यूल इन द बल्क सॉल्यूशन इज वाटर, एवरी मॉलिक्यूल बल्क सॉल्यूशन में क्या है, वाटर है एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। सो यहाँ पे सरफेस पे सारे वाटर मॉलिक्यूल है, बल्क में भी सारे वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट करेगा और यहाँ पे सारे कंट्रीब्यूट करेगा फॉर्मेशन ऑफ आइस को। बट सॉल्यूशन के केस की अगर हम बात करें तो सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल्स वाटर नहीं है, सरफेस पे कुछ सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी है। सिमिलरली बल्क में भी सारे वाटर नहीं है, बल्क में भी कुछ सॉलिड मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पे क्या होगा, effective concentration of water is reduced. Only 3 of the every 4 molecule at the surface and in the bulk phase are water. The vapor pressure of water and tendency of water to enter the crystal are reduced proportionally. मतलब vapor pressure और melting point दोनों reduce हो जाएगा. And this is the effect of extracellular osmolarity on water movement across a plasma membrane. So cell is in isotonic solution, no net water movement. जितना water अंदर जाएगा उतना ही water अंदर बाहर आएगा. Means extracellular और intracellular concentration, intracellular and extracellular solid कंसंट्रेशन सेम है और जब इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर सॉलिड कंसंट्रेशन सेम होता है तो उस तरह के सिस्टम को आइसोटोनिक, उस तरह के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोलते हैं। और जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को प्लेस करते हैं तो जितना मूवमेंट वाटर का बाहर होगा उतना ही मूवमेंट अंदर होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। मींस यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब इधर मूवमेंट किधर से किधर होगा, जब जिधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा मूवमेंट उधर होगा। मींस यहाँ पे वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर होगा, सॉल्यूशन से साइटोप्लाज्म में होगा। मींस यहाँ पे सेल का साइज बढ़ेगा, सेल स्वेल कर जाएगा और इवेंचुअली बर्स्ट कर जाएगा। लेकिन जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। मींस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में कम है। तो यहाँ पे मूवमेंट किधर से किधर होगा, ऑब्वियस सी बात है मूवमेंट सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा होगा उधर वाटर का मूवमेंट होगा। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पे मूवमेंट साइटोप्लाज्म से सॉल्यूशन की तरफ होगा और जब साइटोप्लाज्म से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट होगा तो यहाँ पे सेल श्रिंक करेगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑस्मोलरिटी। नाउ कंक्लूजन पे, समरी पे आते हैं। बिग इंटरैक्शंस इन एक्वस सिस्टम, two very different electronegativities of hydrogen and oxygen makes water a highly polar molecule capable of forming hydrogen bonds with itself and with solutes है। So अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है, और ये जो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। मींस पोलर मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैपेबल है बनाने के लिए, ये खुद के साथ भी बनाते हैं और दूसरे पोलर सॉलिड्स के साथ भी बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अगर बात करें तो फ्लीटिंग होता है, प्राइमरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड होता है। वाटर की अगर बात करें तो गुड सॉल्वेंट है वाटर फॉर पोलर हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स विथ विच इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड फॉर चार्ज सॉल्यूट्स विथ विच इट इंटरैक्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिकली।
नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक कंपाउंड की बात करें तो ये वाटर में पुअरली डिसॉल्व होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं सॉल्वेंट के साथ। देयर प्रेजेंस फोर्सेस आर एनर्जेटिकली अनफेवरेबल ऑर्डरिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट देयर हाइड्रोफोबिक surfaces to minimize the surface exposed to water. Non-polar compounds such as lipids form aggregates जो कि myceles बोलते हैं, in which the hydrophobic moieties are sequestered in the interior dissociating through hydrophobic interactions, and only the more polar moieties interact with water. Numerous weak non-covalent interactions decisively influence the folding of macromolecules such as proteins and nucleic acids. The most stable macromolecular conformations are those in which hydrogen bonding is maximized within the molecule and between the molecule and solvent, and in which hydrophobic mode is clustered in the interior of the molecule away from the aqueous solvent. फिजिकल प्रॉपर्टीज की ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। व्हेन टू एक्वस कंपार्टमेंट्स आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, वाटर मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू इक्वलाइज द ऑस्मोलरिटी ऑफ टू कंपार्टमेंट्स, एंड दिस टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव अक्रॉस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव अक्रॉस a semi permeable membrane. So this is all about weak interaction in ecosystem. So this is all about weak interactions in ecosystem. Next lecture में हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वीक एसिड्स एंड वीक बेसेस।